अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। बात कर रहे थे हम लोग ओएसआई मॉडल के हवाले से, ओएसआई रेफरेंस मॉडल के हवाले से। ओएसआई रेफरेंस मॉडल को वैसे आमतौर पर नेटवर्किंग के स्टार्ट में इसको समझाया जाता है और इसको किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को नेटवर्किंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पहले गाइड किया। इसमें राउटर्स, स्विचेस और इसके अलावा बाकी नेटवर्किंग डिवाइसेस का आइडिया भी आपको दिया। उसकी थियोरेटिकल पार्ट भी को भी हमने स्टडी किया, और उसके बाद फिर उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आप सब लोगों का हो गया, यानी आप लोगों ने लैब्स भी परफॉर्म कर दी। और बाय यूजिंग रियल डिवाइसेस के अंदर भी हमने लैब्स परफॉर्म की, इनको एक्सेस करना सीखा, और एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो भी हम लोगों ने स्टडी किए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मजीद क्या, हम लोगों ने इसके साथ साथ बात की सिमुलेटर्स, इसको पैकेट ट्रेसर के अंदर किस तरह से टोपोलॉजी बनाई जाती है और इंफॉर्मेशन कैसे कैसे जो है ना ट्रांसफर करती है। तो इसको करने के बाद ओएसआई मॉडल में क्या रोल है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी इस बात की। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल बेसिकली हम लोगों ने बात की थी, जो हमारे पास अभी नए लोग शामिल हुए हैं जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, या फिर जिन लोगों ने लिया भी है, चूंकि थियोरेटिकल पार्ट था, इतनी जल्दी बात समझ नहीं आती। तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिस करवाता हुआ आज आगे हम लोग नेक्स्ट लेयर को स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ओएसआई मॉडल को बनाने का सबसे पहले बात आती है कि कोई भी मॉडल आता है, कोई भी एक न्यू टूल टेक्नोलॉजी आती है, तो ऑब्वियसली जो है ना उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो आपको पता है दुनिया के अंदर जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई और दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने का आइडिया बनाया गया, तो उससे पहले जो डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस थी, जैसे आईबीएम था, एप्पल था और एचपी वगैरह, इस तरह के जो बड़े बड़े वेंडर्स थे, थी। लेट्स सपोज एप्पल का लैपटॉप, एप्पल के लैपटॉप जस्ट आपस में वो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती थी। इस तरह से आईबीएम की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती थी, लेकिन वो दूसरे वेंडर की डिवाइसेस के साथ उनकी कम्युनिकेशन के लिए मैकेनिज्म नहीं था। तो ये एक ड्रॉबैक था, ये एक इस फीचर को इंट्रोड्यूस करवाना था। इस फीचर के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स बनाती है। आपका नाम क्या था? एबरार। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एबरार आपको पता होना चाहिए, वो उसको बोलते हैं आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली एक मॉडल बनाया जिसको कहते हैं ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को बनाने के बाद तमाम तर उन वेंडर्स को जो कि डिवाइसेस बनाते हैं और पूरी दुनिया में सेल आउट करते हैं, उनके लिए लाजमी था कि उन डिवाइसेस की जिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन करना है, उन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आप कोड करेंगे तो ये 7 लेयर्स के जो फीचर्स हैं आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड करने हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम में फीचर्स ऐड हो जाएंगे तो वो डिवाइसेस कम्युनिकेशन के काबिल हो जाएंगी और फिर ये डिफरेंट वेंडर्स भी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये बेसिकली तरीका कार था ओएसआई मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का। क्लियर हुआ? अब जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है विद इन नेटवर्क, किसी एक नेटवर्क के अंदर, किसी एक आप नेटवर्क से मुराद ये है कि आप नेटवर्किंग के कंसेप्ट में जब बात करें, जब आपके पास सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसमिशन मीडियम्स और प्रोटोकॉल्स आते हैं, तो वहां पर ये ओएसआई मॉडल आपका इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कम्युनिकेशन दो तरह की होती है। एक कम्युनिकेशन हमारे डिवाइसेस के इंटरनल पार्ट्स के दरमियान में भी होती है। जैसे हम इनपुट और आउटपुट पढ़ते होते थे शुरू की क्लासेस में, आपने ये पढ़ा होगा कि जो है ना इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, माउस है, कीबोर्ड है, वगैरह वगैरह, माइक है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? मॉनिटर है आपका, स्पीकर्स हैं, ठीक है, प्रिंटर्स हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो जैसे हम लोग कीबोर्ड के जरिए या माउस के जरिए कोई इनपुट देते हैं तो हमें स्क्रीन पे आउटपुट शो हो जाती है। ये भी एक बेसिकली नेटवर्किंग है, लेकिन इस नेटवर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ओएसआई मॉडल नहीं है। ये 7 लेयर से होती हुई इंफॉर्मेशन नहीं पास हुई, मैंने कीबोर्ड से या माउस से कोई चीज प्रेस की और स्क्रीन पर यहाँ पर शो हुए, दरमियान में जो है ना आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर से पास होता हुआ डेटा गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपका कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेसिकली एक मैकेनिज्म है, वो फिनोमिना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में। लेकिन अब इस नेटवर्क के बाहर की बात करें, इस पीसी ने इसके साथ पड़े हुए एक पीसी के साथ जब कम्युनिकेट करना है, आइदर वायर्ड और वायरलेसली, या फिर इस पीसी ने इस पूरे शहर के किसी और पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, या फिर पूरी दुनिया किसी और इवन कॉन्टिनेंट के पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, वहां पर फिर जो है ना
जो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगी उसको पूरे के पूरे जो है ना डायग्राम्स को फॉलो करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के, और ओएसआई मॉडल्स के लेयर से होता हुआ जाना पड़ेगा, और फिर आपकी कम्युनिकेशन होगी। तो इसके लिए बेसिकली आपका ओएसआई मॉडल रिस्पॉन्सिबल है। और आप भी यहाँ पर स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम करने नहीं आए हुए कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ कि माउस और कीबोर्ड के दरमियान में क्या कोडिंग हुई होती है कि वो कम्युनिकेट करते हैं। आपने ये सीखने आए हुए कि राउटर और स्विचेस से हमारा जो पास होता है, और उसके बारे में आपने डिटेल में स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उस कनेक्शन को कैसे इस्टेब्लिश करना है, उस चीज के बारे में आप सीखने आए हुए हैं। तो हमारी भी जो बात का जो ज्यादा महवर होगा वो वही डिवाइसेस होंगी, और उन्हीं के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये 7 लेयर्स हैं जी ओएसआई मॉडल की, जो कि आपकी इन्वॉल्व होती हैं जब भी आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। तो अब हर एक लेयर के ऊपर एक एक्सपर्ट बैठा होता है। ये नहीं है कि आपने बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर सारे लेयर्स को देखना है, नहीं। अब मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो फिजिकल लेयर के अलग लोग होते हैं, उनके अलग अपने टास्क हो सकते हैं, वो खुद उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। फिजिकल लेयर, इसी लेयर के ऊपर काम करने के लिए भी आपको एक अलग से जॉब अफोर्ड हो सकती है। फिजिकल लेयर एक अभी हमारा चूंकि असल में स्टार्ट ही एप्लीकेशन लेयर से हम लोग करते हैं ऐसे, क्योंकि जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, व्हाट्सएप ओपन किया, किसी को मैसेज किया, यूट्यूब ओपन की, तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब क्या है, वो एक एप्लीकेशन है ना। तो बात कहाँ से स्टार्ट ही एप्लीकेशन से होती है। तो वैसे मैं आपको समझाने के लिए एक फिजिकल लेयर की एग्जांपल दे रहा हूँ कि केबलिंग आ जाए, एक एग्जांपल, रिपीटर्स आ जाएं, उनको भी छोड़ दें, जस्ट केबलिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जस्ट केबलिंग वाले लोग भी होते हैं। आप इनके नॉन टेक्निकल हैं, नेटवर्किंग आपके समझ से बाहर है, जो कि बिल्कुल जो जो बंदा ये कहता है वो मैं उसी को जो है ना बेवकूफ समझता हूँ। कोई भी बंदा जो है ना नेटवर्किंग सीख सकता है, जिसको बेसिक जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई होती क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी है, डिग्री जरूरी नहीं है इसके लिए। क्या जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। बार बार स्टूडेंट्स आते हैं, मैं पहले लेक्चर में उनको यही इसी बात के लिए मोटिवेट करता हूँ, लेकिन फिर दरमियान में जो है ना कोई बीच में किसी ना किसी बैच में 2 या 4 स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? वो फर्स्ट टाइम हमेशा कई, आपको पता है कि किसी भी जगह पे जाओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओ, तो आपको थोड़ा सा आड़ लगता है। आप तो पूरी एक फील्ड में इन हो रहे हो, जो कि आपको एक स्किल बना, स्किल बनाएगी। उसके लिए ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन क्या है, कोई मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो जो मैदान छोड़ के भागते हैं ना, उनसे मुझे बड़ी एलर्जी होती है। उन्हीं के साथ एट द एंड अगर उनको अपने सीनियर से सीखने को ना मिले, इसी वजह से आपके बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं ऑनलाइन क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में, जो जॉब कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, उसके बावजूद आ रहे हैं यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि उनको दरमियान में जॉब मिल गई, जॉब ऑफर हो गई, और उसी फील्ड से रिलेटेड। तो इसका ये मतलब है रिवार्ड है आपके पास, लेकिन शुरू में एफर्ट तो करनी पड़ेगी। घर में बैठ के टिकटॉक देखते रहे, पूरा दिन गुजर जाएगा, नहीं पता चलता। आजकल सोशल मीडिया ऐसा है, फेसबुक देखते रहे, नहीं पता चलता, टाइम गुजर जाता है। तो उसके बजाय आप इसको क्यों ना यूटिलाइज करें, जस्ट 3 to 5 months, उसके बाद आप जो है ना आपको एक अच्छा करियर स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल भी आपको ये असिस्ट करेगा, और इसके साथ साथ एजुकेशनल भी आपको जो है ना आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग करेगा। वो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा था। एक फिजिकल लेयर जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अभी केबलिंग का, ये केबल बनाना सीखेंगे, ये स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, उसके ऊपर भी जॉब मिलती है, और 1.5 से 2 लाख आउट ऑफ कंट्री में 3 लाख तक इसको जो है ना पे किया जाता है, जस्ट कनेक्टर बनाना और इनकी डक्टिंग करना, वायर्स बिछाना। तो ये हर एक लेयर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब्स होते हैं। फिर लेयर 2 स्विचिंग, लैन टेक्नोलॉजी, जो अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। किसी एक लैब को आपने, लेट्स सपोज किसी यूनिवर्सिटी की लैब को संभालना है, वहां पर आप राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करेंगे, या राउटिंग प्रोटोकॉल्स तो नहीं चलाएंगे। आप जैसे आप भी काम तो चले आप, लेकिन वहां पर जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, वो विलेंस को मैनेज कर रहे हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे हैं, वो केबलिंग के जरिए कनेक्टिविटी जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, राउटर से इंटरनेट आ रहा है, आगे स्विचेस की मदद से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही बेसिकली उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। तो ये लेयर 2 की जॉब ये आ गई कि किसी एक लैब वगैरह और इस तरह से चीजों को करना। तो आईएसपी के साथ काम कर सकते हैं, राउटर्स वगैरह के जरिए आप जो है ना कहीं पे एपीज वगैरह इन चीज़ों को आप जाकर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उसको ज़्यादा आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो राउटिंग प्रोटोकॉल की लेवल को चलाने की ओएसपीएफ बीजीपी लेवल पे आप जॉब कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली पेड है। उसके बाद लेवल 4 में चले जाएं, लेयर 4 में ट्रांसपोर्ट लेयर, तो वो उससे ज़्यादा एप्लीकेशन लेयर यानी आ जाती है आपके पास। एप्लीकेशंस वहाँ पर प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आप प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे वो उससे ज़्यादा आपके पास हाईली। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो आपकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं,
और साथ साथ उसमें आपको रिवार्ड भी उससे ज्यादा मिलता जाता है। तो यही 7 लेयर्स हैं। जो भी कम्युनिकेशन होगी यहीं से पास होती हुई जाएगी, और आपकी जो भी जॉब होगी आपको पता होगा कि अभी मैं कुछ किस लेयर पे काम कर रहा हूँ। और एक लेयर होती है और एक लेवल होता है, ये दो याद रखिएगा, ये दो चीजों में डिफरेंस याद रखिएगा। लेयर से मुराद तो ओएसआई लेयर से ना। एक फिर ये कहते हैं कि ये लेयर लेवल 1 का जो है ना ये बंदा है, फिर कहते हैं लेवल 2 का बंदा है, फिर कहते हैं लेवल 3 का बंदा है। इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बता सकते हैं आप में से इंडस्ट्री के लोग भी मौजूद है यहाँ पर कि ये किस लेवल की जॉब है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल, ये 3 लेवल्स ज्यादातर मेंशन्ड होते हैं। जी कोई मुझे बता सकता है इसके बारे में? लेवल 1 से मुराद ये होती है कि जो बंदा बिल्कुल बेसिक ट्रबल शूटिंग के बारे में जानता है। कहीं पर किसी को जस्ट कोई रिमोट बंदा बैठा हुआ है, उसको कंसोल के जरिए स्विच की एक्सेस देनी है। कहीं पर किसी सिस्टम के अंदर विंडो खराब हो गई है, विंडो करनी है उस सिस्टम में, ठीक है, विंडो ऑन नहीं हो रहा, पीसी पीसी को जाकर ऑन कर देना है, ये लेवल 1 कहलाता है, बिल्कुल बेसिक ट्रबल शूटिंग। फिर लेवल 2 में जो होता है ना, उसको थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशंस का भी आइडिया होता है कि कॉन्फ़िगरेशंस पुट कैसे करनी है इन डिवाइसेस के अंदर, इन नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर। और इससे हाई लेवल, लेवल 1 से हाई लेवल की ट्रबल शूटिंग के बारे में वो जानता है। वो जानता है कि अगर इन केस आपके सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन नहीं रन रही, कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो उसको कैसे जो है ना क्रिएट करेंगे, और कोई मजीद और एप्लीकेशन या एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा विंडो, एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कैसे रन करना है, यानी इस लेवल का उसको आइडिया होता है। उसके बाद लेवल 3 वो एक्सपर्ट होता है, उसको एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स और उन एप्लीकेशन के वेंडर्स तक का आइडिया होता है कि उन्होंने इसके अंदर कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड किया हुआ है। और उसको जो है ना नेटवर्किंग डिवाइस का डीप एक्सपर्ट होता है वो इनके अंदर हर तरह की कॉन्फ़िगरेशंस को पुट करने की सलाहियत रखता है, और उसके हर तरह का प्रोटोकॉल वहां पर चला सकता है। तो वो सबसे ज्यादा हाई रैंकिंग पर्सन होता है। तो ये अब आप में डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पर जाकर अपने करियर को एंड करते हैं। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आदमी ग्रो करता जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली तरीका हो गया। तो यानी कि ये सारा अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं, इसमें ओएसआई मॉडल के हवाले से मैंने कुछ नहीं बताया। ये मैंने बताया एक मोटिवेट किया आप लोगों के ओएसआई मॉडल को पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब भी आप कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, आप इसकी किसी ना किसी लेयर के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो जब तक इस मॉडल का आपको अंदाजा नहीं होगा, इसकी समझ नहीं होगी, तो तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मैं किस लेयर पे खड़ा हूँ और क्या मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स है जिनको मैंने फॉलो करना है इस लेयर के ऊपर काम करते हुए। और मेरी इंफॉर्मेशन अभी किस तरह से कम्युनिकेट हो रही है, डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है। ठीक है। जैसे ये बेसिकली ये जो 7 लेयर्स हैं, यही लेयर सेंडर साइड पे भी इन्वॉल्व होती हैं, और यही 7 लेयर रिसीवर साइड पे भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे सेंडर साइड की एप्लीकेशन लेयर जो होती है, आपको है थोड़ा आइडिया ओएसआई मॉडल का? हाँ। तो सेंडर साइड की जो एप्लीकेशन लेयर होती है, वो रिसीवर साइड की एप्लीकेशन लेयर के साथ कम्युनिकेशन और सारी उन चीजों की रिस्पॉन्सिबल होती है, जो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करती है। और सेम लाइक दैट बाकी भी लेयर्स। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर में अब होता क्या है, अब थोड़ा सा हम मजीद इनकी डिटेल्स में आते हैं। हालांकि हमने डिटेल में 2-3 लेयर्स को डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा हम फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर के हवाले से बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर में वो बेसिकली जिस एप्लीकेशन के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, जो एप्लीकेशन हमने ओपन किया है, उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल के हवाले से बात हो रही होती है कि किस प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रही है वो एप्लीकेशन। लाइक हम लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन का नाम भी लिया था कि टीसीपी है, यूडीपी है, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है। इन हर एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट पोर्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है। एक मिनट। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं। आप लोगों को आईपी एड्रेसिंग का आइडिया है? प्रीवियस क्लास में मैंने पोर्ट नंबर्स को डिटेल में नहीं बताया था, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे आया को बोलते हैं इंटरनेट असाइंड नंबरिंग अथॉरिटी, जिसने आपको आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है। आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने हैं पूरी दुनिया के अंदर, आईपी एड्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है। इसी तरह से वो बेसिकली एक आईपी एड्रेस हो गया आपकी डिवाइस का, और ये डायनेमिक होता है और ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू योर सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद आता है मैक एड्रेस, जो डिवाइस का 6 बाइट्स का होता है, यानी 48 बिट्स का एक फिक्स एड्रेस होता है, जो डिवाइस को जो है ना लैन कार्ड के साथ अटैच रहता है। ठीक है। जब आप वो चेंज करते हैं फिर एड्रेस चेंज हो सकता है, अदरवाइज आपका ये बिल्ट इन रहता है। ठीक है। फिर आता है एक पोर्ट नंबर। जो मैक एड्रेस होता है ना, उसका स्कोप नेटवर्क के अंदर होता है बस।
मैक एड्रेस का स्कोप नेटवर्क से बाहर नहीं होता। लाइक मैं अभी एक ये देखे ना, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, ये सबसे पहले जब इस पीसी से कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी, एक इथरनेट पोर्ट यहाँ से स्विच में कनेक्ट है और स्विच आगे राउटर के साथ कनेक्ट है, ऐसी टोपोलॉजी होती है ना एग्जांपल। और अगर नहीं है तो वायरलेस में एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट खुद ही राउटर है एक बेसिकली, वायरलेस के जरिए एक्सेस पॉइंट तक वो इन्फॉर्मेशन डाटा पहुंचेगा। बात तो एक ही है ना, कनेक्टिविटी आइदर इट इज वायर्ड और वायरलेस। तो फिर क्या होगा, लेवल लेयर 1 और लेयर 2 में बेसिकली सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक साथ इन्वॉल्व होंगे। सोर्स मैक में क्या होगा आपके पास बेसिकली, आपके इस बेसिकली जो डिवाइस होगा उसका जो है ना मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक में फिर क्या होगा, गेटवे का मैक एड्रेस, जिस गेटवे के जरिए आपने इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाना है बाहर, तो वो मैक एड्रेस अटैच हो जाएगा। लेकिन जिससे वो इंफॉर्मेशन चाहे वायर्ड गई या वायरलेस गई, वो गेटवे आपका, ठीक है। सोचे मैं भी इस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ, तो जब वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंची तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां से आपका सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक का स्कोप खत्म हो गया, मैक एड्रेस वहां से वो रिमूव हो जाएगा। क्योंकि वहां पर मैक एड्रेस का स्कोप ही लेयर 2 तक होता है, और लेयर 2 का आपका स्कोप जो होता है वो लैन के अंदर होता है, और लैन का जो एग्जिट पॉइंट होता है वो गेटवे होता है। इस वजह से गेटवे के बाद आपके मैक एड्रेस का कोई स्कोप नहीं रहता। इसलिए वो जो भी पैकेट होगा, पैकेट को जब मैं पैकेट कहा करूँ ना, आप अपने दिमाग में वो पुराने जमाने वाला एक खत सोच लिया करें और उस खत पे लिखे हुए एड्रेसेस को सोच लिया करें, तो फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी, क्योंकि पैकेट का भी ताल्लुक इसी तरह से इसी चीज के साथ होता है। ठीक है, तो वहां से फिर मैक सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक हट के, जब वो कौन सी लेयर की डिवाइस है, लेयर 3 की डिवाइस है ना, राउटर है बेसिकली। तो वहां पर लेयर 3 में कौन सी चीज होती है, आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस अटैच हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी डेटा वगैरह पास होगा। तो अभी मैं जो बताने का मकसद आया ना, वहां पर जो है ना, क्या कौन सी चीज वहां पर असाइन कर रहा है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, आईपी असाइन कर रहा है। एक आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। उसके बाद अगर एक बेसिकली एप्लीकेशन से, एक ही लैपटॉप से मल्टीपल जो है ना हम पिंग्स कर रहे हो, मल्टीपल डिवाइसेस को पिंग कर रहे हो, तो वो सोर्स आईपी तो सेम ही रहेगा ना, फिर हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उसके लिए फिर आपको आयाना एक और चीज प्रोवाइड करता है, पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक डायनेमिक पोर्ट नंबर जनरेट होता है। ठीक है, तो उन पोर्ट्स के हवाले से हम लोग बात करते हैं कि टोटल पोर्ट्स होती कितनी है। तो अब हम लोग बात पे आते हैं पोर्ट्स। तो पोर्ट क्या होता है, ये एक 16 बिट, जब 16 बिट की बात करें तो कितने बाइट्स बनते हैं, 2 बाइट्स बनते हैं। ठीक है, 2 बाइट्स का ये एक बेसिकली अनसाइंड इंटीजर होता है। ये इंटीजर की फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है। इंटीजर सिंपल होता है, इसमें कोई आगे पॉइंट्स या कोई सेपरेशन नहीं होती, जैसे 192.168 वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें। ये इसकी टोटल जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 65,535 तक होती है। कोई पोर्ट नंबर जो किसी भी एप्लीकेशन के अगेंस्ट असाइन किया जाएगा वो कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 65,535 होगा। अब ये कौन से पोर्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको टेलनेट और एसएसएच करके दिखा रहा था, तो उनका पोर्ट नंबर मैं आपको वहां पर, जब हम वायर शार के जरिए पैकेट को कैप्चर कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि ये देखें इसका पोर्ट नंबर 22 है, ये पोर्ट नंबर 23 है। क्यों, कि वो कौन, वो एक एप्लीकेशन थी ना टेलनेट, एसएसएच एक एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक पोर्ट नंबर असाइन किया गया था हमें, तो वो पोर्ट नंबर, उस पोर्ट नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेसिफिक प्रोसेस जो हमारे सिस्टम के अंदर चल रहा होता है, जो एक एप्लीकेशन रन कर रही होती है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, उसको बेसिकली पोर्ट नंबर कहते हैं, और उसको एक स्पेसिफिक आईडी असाइन की जाती है और उस आईडी को पोर्ट नंबर कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, एक ये आपके सामने पीसीज पड़े हुए हैं, इनकी पोर्टें हैं, ठीक है, ये इनको भी पोर्ट्स कहा जाता है, ये इंटरफेस कहा जाता है। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, दैट इज वर्चुअल थिंग, दैट इज ए नंबर, दैट इज आईडी, और ये एक फिजिकल एक पोर्ट है। इस पोर्ट और उस पोर्ट में डिफरेंस है, वो एक आईडी है और ये बेसिकली इसका एक इंटरफेस है। ठीक है, याद रखिए, कोई भी बंदा कंफ्यूज ना हो कि इसको ही पोर्ट भी कहते हैं और वो पोर्ट भी यही होता है। ये भी पोर्ट नंबर होता है 123 या 0/1 0/2। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट वन विच आई एम सेइंग। दिस इज दिस डू वर्क इन लेयर 2 एंड दैट स्पेसिफिक थिंग डू वर्क इन लेयर 4 और 5 और 6, ठीक है, और 7। वहां पर उस पॉइंट के ऊपर वो इन्वॉल्व होती है। लेयर 1 2 3 में उसका कोई स्कोप नहीं होता उस पोर्ट नंबर का। आई बात समझ, कोई कंफ्यूज हुआ हो तो बताए जरा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक हुआ तो नहीं होगा। जी बिल्कुल, उस एप्लीकेशन की एक आईडी होगी, यूनिक आईडी। कोई और कंफ्यूज हुआ हो?
ये बेसिकली आ गया कंसेप्ट इसका। अब इसको इनको इन पोर्ट्स को टोटल, जैसे हम लोगों ने बात की थी आईपी एड्रेसेस भी हमारे पास ऐसे ही होते हैं, 4 बाइट्स होते हैं, ठीक है, 32 बिट्स होते हैं उसके अंदर, और वो भी 3 बिलियन आईपीज समथिंग बनते हैं उसमें टोटल, उसकी शफलिंग की जाए तो वो सारे एक ही तरह हम लोगों ने, जैसे जानवरों का रेवड़ होता है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, वैसे तो नहीं रखा होता ना, क्योंकि इंसान ने हर एक चीज को क्लासिफाई किया गया है इंसानों ने, ताकि उसको समझना आसान हो। इसलिए आईपी एड्रेसेस को भी क्लासिफाई किया गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। आप लोगों ने लेक्चर सुने वो आईपी एड्रेसिंग के मेरे? चलें ठीक है, व्हाट्सएप पे ऐड है ना, वहां पर एडमिन्स में चेक करना मेरा नाम, आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, ताकि आपको वो प्रीवियस वाली चीजें मैं सारी गाइड कर दूं, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आया करेगी क्लास की। और नहीं भी आती, ये कुछ चीजें आपको अगर मुश्किल लगती हैं तो ये लाजमी है कि ये चीज आपको दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी। अभी थोड़े टाइम के बाद हमारा एक और बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भी आपको दोबारा ज्यादा अच्छी समझ आया करेगी, ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप जल्दी, अगर आपको कोई आगे ज़ाहिर है आपको इंडस्ट्री में जाना है, काम करना है, क्योंकि आपके लास्ट लास्ट सेमेस्टर्स चल रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं जल्दी लर्न करें, उसके लिए फिर आप मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करें। मैं आपको पूरे वो लेक्चर्स की एक्सेस दूंगा, ताकि आप विद इन 3 मंथ्स ही, क्योंकि इनका 1 मंथ तो हो चुका है ना, यानी 2 मंथ्स में ही उसको लर्न कर लें। आपको उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जो है ना एफर्ट करनी पड़ेगी जस्ट, लेकिन आप कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप टेक्निकल हैं, आपको पहले से पता है कि आईटी होती क्या है, और ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं अपनी लैब्स के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटीज कौन सी बताई थी आप लोगों ने मुझे? अलहम्द, और आपकी भी? अच्छा ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था, बात कर रहा था आईपी एड्रेसेस की क्लासिफिकेशन के हवाले से, कि उसको क्लासिफाई किया गया है, 1 2 3 4 5 क्लासें बनाई गई हैं, ताकि उसको रिप्रेजेंट अच्छी तरह से किया जाए, मैनेज अच्छी तरह से किया जाए। जब किसी को कोई आईपी असाइन किया जाए, उसको पता हो कि कौन सी क्लास का है और क्या वजह है कि इस क्लास का आईपी इस वक्त मुझे असाइन हुआ हो, ठीक है। और फिर पूरी दुनिया में चूंकि प्रोटोकॉल चलाना है, और पूरी दुनिया के अंदर लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना है, तो जब तक क्लासिफाई नहीं किया गया होगा, तो तब रैंडमली आईपी एड्रेसेस असाइन करना तो कोई बात नहीं है ना। इसी तरह से ऑब्वियसली आईपी एड्रेसेस के साथ पैरेलल में पोर्ट नंबर भी काम करता है, इसलिए पोर्ट नंबर्स को भी क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर की क्लासिफिकेशन, आईपी एड्रेसेस की तो क्लासिफिकेशन का मैंने बताया हुआ डिटेल में। अब पोर्ट नंबर्स के हवाले से सबसे पहले वेल नाउन पोर्ट नंबर्स, ये वो पोर्ट नंबर्स हैं जिनको सारे तो नहीं आप याद रख सकते, लेकिन इनकी में से मजीद कुछ और वेल नाउन पोर्ट नंबर्स हैं, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछे भी जाते हैं, जो डेली लाइफ में आप हर रोज यूज करते हैं, लेकिन आपको बैक एंड में पता नहीं होता बस उसका। तो ये पहले, सबसे पहले जो वेल नाउन पोर्ट नंबर्स हैं, ये वो पोर्ट नंबर्स हैं जो कि बेसिकली रिजर्व्ड कर दिए गए हैं कुछ खास एप्लीकेशंस के साथ। ये उन एप्लीकेशंस के अलावा जब तक वो एप्लीकेशंस नहीं चलेंगी, वो और किसी और एप्लीकेशन को असाइन नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन से मुराद क्या होती है? कोई एक सॉफ्टवेयर जिसकी बात हम लोग कर रहे होते हैं, कोई एक टैब प्रेस करके कोई भी चीज सर्च करते हैं, उसके बैक एंड पे जो प्रोटोकॉल चल रहा होता है, उस प्रोटोकॉल को एक नंबर जो असाइन किया जाता है, उसको पोर्ट नंबर कहते हैं। लिख लें, ये लोग सारे लोग ये लिखें इस बात, ये जो मैंने अभी बात की है, उसको सब अपनी अपनी वर्डिंग में लिखें। ये मैंने आपको इतनी गहराई की बात की है, आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे आपको इस बात का पता चलेगा। थोड़ा रिपीट करें सर। जी बिल्कुल, पोर्ट नंबर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई मल्टीपल टैब्स, लेट्स सपोज गूगल ब्राउजर आपने ओपन किया, कोई या और भी कोई भी आप सर्च इंजन आप ओपन करते हैं, उसमें मल्टीपल टैब्स ओपन किए, इन मल्टीपल टैब्स में आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन की, हर एक एप्लीकेशन के पीछे एक प्रोटोकॉल चल रहा होगा, और उस प्रोटोकॉल को जो बेसिकली पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर असाइन किया जा गया होगा, उस प्रोटोकॉल नंबर को ही पोर्ट नंबर कहा जाता है, ठीक है। और एक ये पोर्ट नंबर्स अभी आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझने को मिलेगा, और जब हम लोग नेट और एसीएल का टॉपिक्स कर रहे होंगे, जो कि अभी सीनियर क्लास लोग कर भी रहे हैं, तो तब आपको इनके बारे में डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको अभी अच्छी तरह से सीख लें, ताकि तब आप जब सीनियर क्लासेस में बैठे हों तो आपको अंदाजा हो कि हमने क्यों, किस वजह से ये पढ़ा था। क्योंकि इनको जब मैंने पढ़ाया था, मैंने हालांकि आपसे ज्यादा अच्छे अंदाज में इनको पढ़ाया था, लेकिन इनको जब मैंने नेट और पैट और एसीएल के टॉपिक स्टार्ट करवाए, वहां पर मैंने पूछा पोर्ट नंबर्स, तो किसी को भी नहीं पता था, सब ने बुला दिया हुआ था। फिर उसके लिए मुझे दोबारा पूरी ये डिटेल ओएसआई मॉडल की और इन चीज़ों की इनको पढ़ानी पड़ी थी, और उसके बाद फिर, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, आपको भी करवाऊंगा, लेकिन
बेटर ये है कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए। अच्छा, तो वो वेल इनमें से फिर ये मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशंस ओपन होंगी, जैसे कुछ HTTP की ओपन होंगी, वेब ब्राउजर्स वगैरह जो होंगे, वेबसाइट्स, कोई HTTPS होती हैं, कोई और खास एप्लीकेशंस TCP की, कुछ UDP की होती हैं, ठीक है, कुछ SMTP की होती हैं, कुछ SNMP की होती हैं, वगैरह वगैरह। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स हैं। तो ये वाली जो वेल नाउन, ये जितनी भी अभी मैंने नाम लिए ना, ये सारी वेल नाउन पोर्ट नंबर्स की कैटेगरी में आती हैं। यानी कि इनको हर बंदा जानता है, हर बंदा डेली लाइफ में इनमें से कुछ ना कुछ को लाजमी यूज कर रहा होता है। तो वो जो जीरो से लेकर 1023, यानी टोटल ये कितने बनते हैं, 1024 बनते हैं ना, क्योंकि जीरो भी साथ शामिल है। तो ये पहले जो 1024 प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वेल नाउन पोर्ट नंबर्स हैं। ये कुछ खास एप्लीकेशन के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। जैसे कि आपके पास HTTP है और उसका पोर्ट नंबर यूज होता है HTTPS के लिए 443 और HTTP के लिए 80। तो 443 भी इसी कैटेगरी में आता है, इसी के दरमियान में आता है, और 80 भी इनकी इन्हीं की कैटेगरी में आता है। और मजीद अगर इनके बारे में आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे पास मजीद भी कुछ पोर्ट नंबर्स हैं, पोर्ट्स विद देयर वर्किंग। ये देखिए, ये भी इसी कैटेगरी में लाई करते हैं ज्यादातर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, आमतौर पर आप जो फाइल्स पूरा ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना एक अपने सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके बैक एंड पे जो प्रोटोकॉल चल रहा होता है वो FTP। फिर एक FTP कमांड्स के जरिए फाइल्स, पहले CMD के जरिए भी आप कमांड शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते होते हैं लिनक्स वगैरह के अंदर या इस तरह से। तो वहां पर जो है ना 21 SSH जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था, सिक्योर शेल हमने परफॉर्म किया था, उसके लिए पोर्ट नंबर 22। टेलनेट हमने यूज किया था, पोर्ट नंबर 23। अब सिंपल मेल ट्रांसफर, आमतौर पर हम ईमेल वगैरह करते हैं कहीं पर, तो उसके लिए जो पोर्ट नंबर चल रहा होता है 25 चल रहा होता है। DNS के बारे में मैंने आपको डिटेल में ये सुने मेरा नाम, कोई भी नाम आप ऐसा नहीं कह सकते, ये क्लेम नहीं कर सकता आप में से कोई कि ये पहली दफा सुन रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी प्रीवियस क्लासेस में ये सारी चीजें हम डिस्कस करके, इसी वजह से वही ज्यादातर मैं यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और कुछ न्यू भी हैं जिनको हम फ्यूचर में भी डिस्कस करेंगे। तो DNS है इस तरह से। DNS के हवाले से मैंने क्या बताया था जी, हम अबरार आप मुझे बताइए DNS का क्या काम होता है। हाँ, क्या इसका काम है। हाँ, ऐसे है ना, जब हम कोई नाम सर्च करते हैं, यूट्यूब लिखते हैं, तो बेसिकली सर्वर के ऊपर तो यूट्यूब का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहां पर तो IP का कंसेप्ट होता है। तो ये दरमियान में सर्वर होता है जो हमारे लिए इंटरमीडिएट का काम कर रहा होता है, नाम के जरिए IP तलाश करके ला के देता है, ठीक है। SSL सॉकेट लेयर वगैरह के प्रोटोकॉल से। तो ये बेसिकली वेल नाउन पोर्ट नंबर्स हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स हैं, जो कि आईएनए में कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन जब बनती हैं, कोई नई एप्लीकेशन आपको पता है, डेमो पता है, कोई नई एप्लीकेशन आ रही होती हैं, या फिर नई कोई वेबसाइट्स आ रही होती हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली एप्लीकेशन के साथ ही मर्ज होती हैं। वो भी बेसिकली कोई डोमेन परचेज करती हैं, तो डोमेन के साथ उनको कुछ लोग रजिस्टर्ड करवा देते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। ये आप इसकी एग्जांपल इस तरह से लें, जैसे लोगों ने मेल के लिए अपने अपने अलग से जो है ना डोमेन्स ली होती हैं। एक है ना, लेट्स, आमतौर पर हम तो मेल यूज करते हैं ना, लेट्स सपोज ibrarahmad@gmail.com, लेकिन @ और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जी, AIOU का यूनिवर्सिटी की अपनी डोमेन है, हर एक ने अपनी अपनी डोमेन ली हुई है, तो उस डोमेन के अगेंस्ट पोर्ट नंबर भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। तो वो वाले रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स हैं। उसके बाद वो कितने, 1023 तक तो ये हो गए थे, 1024 से लेकर 49,151 तक ये पोर्ट्स किस चीज के लिए यूज होते हैं, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सर्विसेज जो कि हमने आयाना इंटरनेट असाइन नंबरिंग अथॉरिटी में रजिस्टर्ड करवाई हुई हो प्रॉपर, वहां पर बेसिकली इस रेंज में से एप्लीकेशंस को पोर्ट नंबर्स असाइन किए जाते हैं। लिख लेंगे ये भी। ये नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इसको दोबारा भी पढ़िएगा, अगर कोई बात ना समझ आई, आप इजी टू लर्न है यहाँ पर, जैसा लिखा है वैसे ही मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। क्या मतलब पोर्ट ID ना हो तो।
क्या मतलब, एक्सप्लेन करें थोड़ा सा एग्जांपल। कोई डिवाइस है उसको होगा, वो डिवाइस को कम्युनिकेट कर पाएगी। तो फिर ऐसे ही पोर्ट का भी कंसेप्ट है। अब जब पोर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन इंटरनेट में नहीं जा पाएगी, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगी। उसका प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होने पड़ा है, प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल, मैं बार बार प्रोटोकॉल कह रहा हूँ, प्रोटोकॉल आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स जो हम गवर्न कर देते हैं कि ये काम होगा तो जो है ना आप कर पाएंगे। आपका यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपका बाहर गेट के अंदर आपका कार्ड स्कैन किया जाता है। कार्ड ही नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी में आप इन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप स्कैन ही नहीं कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट आपका एक प्रोटोकॉल लग गया है, आपकी फिंगर ही नहीं रहेगी तो आप मोबाइल में साइन इन कैसे करेंगे। एक रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात डायनेमिक। नहीं नहीं नहीं, ये सारा काम सिस्टम कर रहा होता है, सिस्टम साइड पे होता है, ये बैक एंड का काम है सारा, हम लोगों ने इनको खुद यूटिलाइज नहीं करना होता। ये वो चीजें हैं जो बैक एंड पे हो रही होती हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि इसके अगेंस्ट इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और इनको हम लोग यूज खुद से किसी को पोर्ट नंबर नहीं असाइन करते हैं हम लोग। जी, वो बैकएंड पे वो काम सारा एक स्टेबल सिस्टम चला, एल्गोरिदम चले हुए हैं, वो सारा काम बैकएंड पे है। लेकिन वो काम हो कैसे रहा है, वो भी एक उसकी एक इंपॉर्टेंस हम अब देख ली कि आपने कैसे इंपॉर्टेंस है, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से उस चीज को देख रहे हैं। ऐसे ही हम लोग जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स देख रहे होंगे, काम तो वो सिर्फ दो कमांडों के जरिए हमारा प्रोटोकॉल काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे हम देखेंगे, आपके एक एक हफ्ते का आपको लेक्चर देंगे कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। वो इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब बैकएंड पे सारी कैलकुलेशन सारा कुछ वो एल्गोरिदम्स रन हुए हुए हैं, वो हो रहे होते हैं। हमारा काम होता है कमांडे चलाना, कॉन्फ़िगरेशन करना, विच इज वेरी इजी। लेकिन बैकएंड का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर तब होता है जिसको सिर्फ सामने के चेहरे का ना पता हो, बैकएंड पे भी पता हो कि क्या काम हो रहा है। तो जब आप इंजीनियर अपने आप को कहलवाएंगे, उससे पहले जरूरी है कि आपको बैकएंड की चीजों का भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये बेसिकली बैकएंड पे किया जाने वाला काम है सारा। एप्लीकेशन हम तो एप्लीकेशन अभी भी चला रहे हैं, तब भी चला रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे का क्या सिलसिला है, वो हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम कौन से लेयर के ऊपर है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन, समझ क्लियर हो रही है चीज। जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ, बुलंद इकबाल साहब। अच्छा, अच्छा, इसके बाद आते हैं डायनामिक या प्राइवेट पोर्ट नंबर्स। ये बेसिकली यहाँ इनकी रेंज बताइए है 49,152 से लेकर 65,535, लेकिन ये रैंडमली असाइन किए जाते हैं, क्योंकि आप मजीद जब आगे इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे आप देखेंगे इसके अलावा भी पोर्ट नंबर्स असाइन किए जाते हैं। ये वो होते हैं जब आप कोई टास्क इनिशिएट करते हैं, तो इनिशियली, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करते हैं कि हम लैन के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं, ऐसा ही है। लेक लैन जो होती है हमारी, उसके अंदर हम कौन सा एड्रेस यूज करते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं। लेकिन हमें इंटरनेट में जाने के लिए कौन सा एड्रेस जरूरत होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस जरूरत होता है। दरमियान में हमारा क्या होता है, ये एक राउटर होता है, गेटवे होता है। गेटवे में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग नेट कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वो ये काम करता है कि हमारे प्राइवेट आईपी को इंटरनेट में लेके जाता है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन हम लोग 10 लोग अगर एक ही वक्त में इंटरनेट में जाना चाहें, लेकिन पब्लिक आईपी तो हमारे पास एक होता है ना। पब्लिक आईपी हमारे पास कितने होते हैं, एक ही मिलता है। ये जो एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं ना, उसमें एक आईपी मिलता है हमें। और अगर एक नेटवर्क के 20 लोगों ने इंटरनेट में जाना, उसको यूनिकली कैसे इंटरनेट में आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके लिए फिर पब्लिक आईपी तो सेम रहेगा, उसके साथ प्रोटोकॉल नंबर, पोर्ट नंबर जो है ना वो यूनिक लग जाएगा। वहां पर जो सोर्स पोर्ट नंबर लगता है ना, वो यहाँ पर ये जो डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट नंबर है ना, इनमें से वो पोर्ट नंबर आपके पास आपके जो आईपी होता है उसके साथ अटैच होकर जाता है, जिसको बोलते हैं, जिस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, पैट। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। इस चीज को पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो कि आपके सीनियर्स कर चुके हैं, आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं इस चीज के बारे में। अच्छा, तो ये कंसेप्ट है बेसिकली जो है ना पोर्ट नंबर्स के हवाले से। पोर्ट नंबर्स के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। जी, क्लियर है। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो है ना,
आपकी जो है वो लेयर 4 में भी कुछ इनमें से बातें इन्वॉल्व होती हैं और कुछ लेयर 7 में भी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जो लेयर 4 है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो वहां पर भी आपकी पैक इंफॉर्मेशन के साथ सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अटैच होता है। और एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन लेयर के अंदर इनको डिस्कस करने का मकसद ये था क्योंकि एप्लीकेशन के बैक एंड पे जो है ना पोर्ट नंबर काम कर रहा होता है। मैंने क्या एक बेसिकली सेंटेंस लिखवाया था, किसी भी टैब ब्राउजर के ऊपर जो एप्लीकेशन ओपन करेंगे उस एप्लीकेशन के बैक एंड पे कोई प्रोटोकॉल चल रहा होगा और उस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जो पोर्ट नंबर चल रहा होगा या प्रोटोकॉल नंबर चल रहा होगा उसको पोर्ट नंबर कहते हैं। तो ये सिनेरियो आपने याद रखना है, इंटरव्यू में आपने इसी तरह से इसको आंसर करना है, पोर्ट नंबर क्या होता है और कैसे काम करता है, तो वो उसको आपने इस तरह से इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई एप्लीकेशन लेयर के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर में हमने कोई ब्राउजर ओपन किया, कोई मैसेज लिखा, किसी को भेज लिया, या लाजमी है मैसेज लिखे, पिंग की, ठीक है, तो किसी एप्लीकेशन को एक्सेस किया। एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए भी एक पैकेट जाएगा और वापस आएगा, हमें रिस्पांस मिलेगा, तब पता चलेगा ना हमारी एप्लीकेशन एक्सेस हुई है। तो वो जो मैसेज हमने एप्लीकेशन लेयर में जनरेट कर दिया, उसको जब सेंड करने के काबिल हो जाएगा, वो कौन सी लेयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? प्रेजेंटेशन लेयर। यानी प्रेजेंटेशन लेयर में आपका जो डाटा होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डाटा की कन्वर्जन डी कन्वर्जन हो रही होती है। जो डाटा इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज 01 बाइट्स बिट्स के अंदर 01 जो होती हैं वो बिट्स कहलाती हैं, इनमें कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो जाती हैं, वेव्स बन जाती हैं, डिजिटल सिग्नल्स बन जाते हैं। और उसके बाद जब ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है फिर वो वेव्स बन जाते हैं, एनालॉग बन जाते हैं। तो वो जो जब तक वो डिजिटल फॉर्म में रहता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम उसके अंदर जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी हम लोग ऑथेंटिकेशन और जो भी किसी भी तरह से उस डाटा को हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, हम तो नहीं कर रहे होते हैं, बैकएंड पे जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को वो सारा का सारा जो काम हो रहा होता है उस डाटा के साथ, उस पैकेट के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ, तो वो काम उसको कहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा होता है? प्रेजेंटेशन लेयर के लिए प्रेजेंटेबल बनाना है हमने, ताकि मशीन उसको आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है, ये फीचर्स होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मशीन रीडेबल, अब वो डिपेंड करता है उस डाटा किसी भी तरह से हो, किस किस तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, किस किस तरह की कम्युनिकेशन आप लोग करते हो। किसी को टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हो, ठीक है, किसी को वॉइस में वीडियोस भेजते हो, गिफ्ट्स भेजते हो किसी को, ठीक है, और इसके अलावा इमेजेस भेजते हो, यही चीजें हो सकती हैं ज्यादा। ठीक है, ये तमाम तरह जो इन्फॉर्मेशन, ये जो डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हो, ये तमाम तरह डाटा आपका कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली किसी मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर। उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म भी है जिसको आस्की स्कीम भी आप लोग कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वो भी आपके पास यहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन से, उसके मुताबिक कोई भी एक बैक एंड पे सॉफ्टवेयर चल सकता है जिसकी मदद से वो बेसिकली ह्यूमन से मशीन रीडेबल फॉर्म में डाटा कन्वर्ट होता है। एप्लीकेशन लेयर का भी आपको मकसद और मतलब और मुद्दा समझ आ गया, काम करने का तरीकाकार, और प्रेजेंटेशन लेयर का भी आ गया। तो ऐसे ही हम लोग फ्लो में चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? गुड। अच्छा, अब आती है बात। सर काइंडली प्रेजेंटेशन लेयर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं समझ नहीं थोड़ी सी। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में आपको क्या समझ आइए कि हमने कोई एप्लीकेशन ओपन की, कोई डाटा स्टार्ट करने के काबिल बना लिया, कोई किसी वेब ब्राउजर को एक्सेस किया, ऐसा ही है, यही चीज समझ आइए एप्लीकेशन लेयर में। जी, एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहा हूँ, वहां पर आपको क्या समझ आइए, यही ना कि हमने कोई टैब, कोई ब्राउजर, कोई एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन ओपन लेयर की की, बात कोई करते हैं। सॉफ्ट, नहीं, उसके लिए पहले प्री रिक्विजिट एप्लीकेशन लेयर है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो क्लियर हो गई है ना आपको? जी जी सर। हाँ, तो वो जो हमने, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर आपने जो कोई ब्राउजर ओपन किया, कोई एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ओपन किया, किसी सर्वर को आपने एक्सेस किया, उसको एक्सेस करने के बाद वो जो डाटा इंफॉर्मेशन आपका जाएगा, वो ऑब्वियसली किसी एक के थ्रू जाएगा ना, कोई एक दरमियान दो ही, एक फिजिकल वे हो सकता है, वायर्ड कनेक्टिविटी हो सकती है, और एक वायरलेस कनेक्टिविटी हो सकती है। तो उस कनेक्टिविटी में आपके पास डेटा जाएगा, मैं लेट्स सपोज आपको मैसेज करता हूँ, हेलो हसीब हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो ऐसा ही तो नहीं डेटा जाएगा, वो पहले
या तो अगर मैंने इंक्रिप्शन टेक्निक से वहां पर अप्लाई की हुई है तो वो पहले इंक्रिप्ट होगा डाटा, या फिर नहीं भी अप्लाई की हुई है तो वो डाटा बिट्स की फॉर्म में 0 1 में कन्वर्ट होगा, मशीन रीडेबल फॉर्म में होगा, उसके बाद आगे ट्रेवल करेगा। तो वो जब ये काम हो रहा होता है, मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उस वो वहां पर जो काम हो रहा होगा वो प्रेजेंटेशन लेयर वहां पर आपकी इन्वॉल्व होगी, जहां पर डाटा जो है वो बेसिकली वो कन्वेरियन और डीकन्वेरियन हो रही होगी उसकी। ठीक है, ठीक है सर। जी जी। उसका ये मतलब होता है कि आपके दरमियान में स्पेसिफिक एक इंक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई की गई है। जैसे ही आप अपने मोबाइल से, जैसे हम लोग वीपीएन के पैटर्न्स पढ़ते हैं ना, वीपीएन में भी यही होता है, आपका डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, वहां पर तो स्पेसिफिक इंक्रिप्शन टेक्निक। ऐसे ही व्हाट्सएप ने भी आपके सेंडर और रिसीवर इन दोनों के दरमियान में एक इंक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई की हुई है, चाहे वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। आप डाटा जैसे ही भेजते हो, वो बिट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो बेसिकली उसकी एक की जनरेट हो जाती है, और रिसीवर जो होता है वहां पे जाके वो डिक्रिप्ट, अगर आपके पैकेट को कैप्चर करना चाहे, व्हाट्सएप भी इवन कैप्चर करना चाहे, तो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। व्हाट्सएप आपको इस चीज की यकीन दहानी देता है ये काम कहने के बाद कि आपका डाटा एंड टू एंड डिक्रिप्टेड है। एंड टू एंड से मुराद दिया कि दरमियान में कोई भी उसको नहीं खोल सकता जब वो वेव्स की फॉर्म में जा रहा है। वो फिर बैकअप, वो तो समथिंग डिफरेंट है ना, वो तो उसके लिए होता है आपको बैकअप ले लेना चाहिए, फिर जब न्यू मोबाइल में आप करें तो वहां पर आप शिफ्ट करते हैं उसको। वो नहीं, वो भी उसकी आईडी किसके पास है, वो तो आप ही है ना उसके मालिक। वो कोई और दरमियान में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है ना। थर्ड पार्टी से मुराद है कि यहाँ पे इंक्रिप्ट होने के बाद आगे जब आप किसी को भेज दिया, दरमियान में रास्ते में आने वाले जो ट्रांसमिशन मीडियम्स में बैठे लोग हैं, वो लोग अगर उसको ना इंक्रिप्ट कर सकें, ये तो आप ही है ना। आप अपनी आइडेंटिटी को पहले दूसरे भी मोबाइल में वेरीफाई करवाएंगे व्हाट्सएप सर्वर से, तो उसके बाद ही आपको उसकी एक्सेस मिलेगी ना, वैसे तो नहीं मिलेगी। आपके व्हाट्सएप पे मैं भी आपके पास बैठा हूँ, मुझे मिल सकती है एक्सेस? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्रेडेंशियल्स आपके पास हैं। तो वो आप खुद ही उसको अलाउ करवाते हैं कि मैं इस दूसरी डिवाइस पे भी मैं करना चाहता हूँ। तो उस वो दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दोज थिंग्स व्हिच आई एम टॉकिंग। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन की हो गई बात क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन लेयर। जब प्रेजेंटेशन लेयर में प्रेजेंट हम डाटा प्रेजेंट करने के काबिल हो गया, तो फिर उसके बाद आती है उसमें आपने सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में एक सेशन इस्टेब्लिश करना होता है। सेशन इस्टेब्लिश करने का बेनिफिट ये होता है कि एक ज़ाहिर है कोई डाटा भेजने से पहले उसकी कनेक्टिविटी पिंग टेस्ट हम लोग जैसे करते हैं, ऐसे ही सेशन जब क्रिएट हो जाता है, उस सेशन के दौरान में कम्युनिकेशन होती है। जैसे ये भी अभी हमारी एक कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इससे पहले हमने एक सेशन कॉल किया, एक कॉल के जरिए व्हाट्सएप कॉल हमने जनरेट की, एक सेशन जनरेट हो गया। इसके लिए व्हाट्सएप स्काइप पे तो हमें इस सेशन की कोई एक्सपायरी नहीं है जब तक हम इसको एंड नहीं कर सकते। लेकिन गूगल मीट में जब हम लोग करते हैं, उसके लिए उन्होंने सेशन के ऊपर एक प्रोटोकॉल लगाया होता है कि 40 मिनट्स के बाद इसको ऑटोमेटिकली वो बंद कर देता है अगर हम उनको पे नहीं करते। उससे ज्यादा हम उस सेशन को कंटिन्यू करना चाहें, उसके लिए हमें परचेज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा सेशन के लिए। ठीक है, उसको स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली जो काम होता है ये सेशन लेयर के ऊपर होता है। ठीक है, और सेशन लेयर और मजीद किस चीज की रिस्पॉन्सिबल होती है? ये जो आपके वेबिनार्स होती है ना, इसमें भी आपकी सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। सेशन में आपके पास जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, और जो बेसिकली वॉइस और वीडियो होती है, वो दोनों चीजें मैच करनी जरूरी होती हैं। बाद आपने मूवीज में देखा होगा, ये लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में देखा होगा, या फिर इंटरनेट स्लो हो तो ये लोग मुझे देख रहे होंगे कि उनको कान में आवाज जो कुछ और आ रही होगी और मेरी लिप सिंक कुछ और होगी। आपने इस तरह की चीजें फेस की है ना? लिप सिंक बातें देखने में कुछ, ये टिकटॉकर्स जो होते हैं, ज्यादातर जो नए टिकटॉकर्स होते हैं, वो मुंह से सामने पता चल रहा होता है कि ये जो है ना, नए नए जो हीरो बनने आते हैं, तो वो ये सेशन नहीं कर रहा होता है, सेशन लेयर जो है। ठीक है, वो तो है समथिंग डिफरेंट है, जस्ट फॉर अ जोक। लेकिन ये जो मैंने वेबिनार्स की एग्जांपल दी है, ये इसकी अच्छी एग्जांपल है। जैसे अभी भी हमारा एक वेबिनार हो रहा है, इसमें मैं जो बोल रहा हूँ, जब वो सुन भी रहे हैं, वो दोनों चीजें एट द स्पॉट जो है ना, वो अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो तब ठीक है, आपका सेशन जो है ना, सेशन लेयर इसी चीज की रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली। ठीक है, जी
वो इसके अंदर ही आता है ना बेसिकली। जो जब सेशन इस्टेब्लिश हुआ तो डाटा और वॉइस, जो दो इसके अंदर काम करने वाली चीजें हैं, वॉइस और वीडियो, ठीक है, तो वो दोनों भी उनको एट द सेम टाइम आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होगा ना। सेशन स्लो हो गया, यानी सेशन स्लो होने से मुराद क्या है, कनेक्टिविटी जो है ना वो आपके पास कम हो गई, कनेक्टिविटी में कोई एरर्स आ गए, तो उसके लिए भी सेशन बना। उसके फिर हम इसके क्या सोल्यूशन करते हैं, जब ऐसे ज्यादा इशू आने लगे तो हम सेशन को एंड करके दोबारा सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर वो सेशन जो है दोबारा स्टेब्लिश होता है, फिर वो दोबारा शुरू इस चीज को चेक करता है। काम ये सारा सेशन लेयर के ऊपर चेक किया जा रहा होता है। एक ये एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, ये जो बैंक एप्लीकेशंस ओपन करते हैं हम लोग, बाद सेशन लेयर की ये रिक्वायरमेंट्स और कुछ प्रोटोकॉल्स उस पर काम चल कर रहे होते हैं कि किसी एक वो जब सेशन इस्टेब्लिश हो गया, किसी स्पेसिफिक टाइम तक उस पर कोई एक्टिविटी अगर परफॉर्म नहीं होती तो सेशन को ऑटोमेटिकली वो बेसिकली क्लोज कर दिया जाता है। जैसे बैंक एप्लीकेशंस ओपन करके हम थोड़ी देर के लिए अगर उनको यूज ना करें तो हमें मैसेज आ जाता है सेशन टाइम आउट, फिर हमें दोबारा से क्रेडेंशियल्स देने पड़ते हैं, फिर हमें अपने उस स्पेसिफिक सर्वर तक और वहाँ डाटा तक एक्सेस मिलती है। अदरवाइज जो है ना वो हमसे ले लिए जाते हैं क्रेडेंशियल्स और वो एक्सेस हमसे रिमूव कर दी जाती है। तो दीज ऑल थिंग्स आर डन इन द सेशन लेयर। पहले डाटा बना, डाटा का कोई एक वजूद आया, उसके साथ प्रोटोकॉल नंबर लगा, फिर उसको बिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया प्रेजेंटेशन लेयर में, और उसको फिर आगे हमने सेशन लेयर क्रिएट कर दी जिसकी मदद से हम डाटा को आगे ट्रांसफर करें। अब हम इस काबिल हो गए। क्लियर हो गया? लेयर 5, 6 और 7 ये तमाम तर बातें थी डाटा की कलेक्शन की और डाटा को ट्रांसफर करने की। ठीक है, अब अगले लेयर्स हैं लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 और 1, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं डाटा की आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो फिर अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन भी किया था ट्रांसपोर्ट, अब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर को थोड़ा पैरेलल में लेके चलता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन भी एक आया था इससे रिलेटेड। पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली आपका जो भी पैकेट, अब जो आगे, अब क्या सेशन क्रिएट हो गया, अब पैकेट जाना शुरू हो गए। जब पैकेट जाना शुरू हो गए तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर में वो पैकेट के साथ जो इन्फॉर्मेशन अटैच हो गई, वो जो पोर्ट नंबर की हमने बात की थी ना, वो सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में अटैच किया जाएगा। मैं लेट मी शो यू। ये देखें, लेयर 5, 6, 7 डेटा इंफॉर्मेशन तमाम उस चीज की बात हुई, इसलिए लेयर 5, 6, 7 को मैंने एक साथ लिख लिया। उसके बाद लेयर 4 में ये देखें, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, लेट्स सपोज HTTP की कोई एप्लीकेशन को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो सोर्स पोर्ट नंबर तो डायनामिक होगा ना, जिस डिवाइस से हम एक्सेस कर रहे हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर बताया था, जो हम पैड का कांसेप्ट चलता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जो हमारे गेटवे के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, जिस सर्वर को हम लोग एग्जैक्ट एक्सेस करना चाह रहे हैं, और वो आपको पता है ये वेल नाउन सर्वर है HTTP, और इस वजह से उसको वेल नाउन पोर्ट नंबर्स भी असाइन किए गए हैं 10 से लेकर 1024 के दरमियान में। तो ये पोर्ट नंबर 80, इसका ये मतलब है लेयर 4 में सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपका इन्वॉल्व होता है। एक ये बात। लेयर 4 रिस्पॉन्सिबल क्या होती है? लेयर 4 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी सोर्स से जो आपका डाटा, अभी ये यहाँ पर आप पहले, अभी मैं दोबारा से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आऊंगा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कल कल हम लोग नेटवर्क लेयर को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज मैं नेटवर्क लेयर को थोड़ा सा ओवरव्यू देके सोर्स नेटवर्क, चूंकि इनको पहले इनका डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है, थोड़ा सा एक बड़ा बारीक सा डिफरेंस है जिसको इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है, कंसिडर किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा अपना तरीकाकार चेंज कर रहा हूँ। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर की आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अटैच होता है, किसके साथ? उस पैकेट के साथ। और नेटवर्क लेयर, लेयर 3 है ना, राउटर्स की बात हो रही है, तो नेटवर्क लेयर जो है उसके बाद नेटवर्क लेयर में आपके पास सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी यूज होता है। क्या? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, जिस भी आप अपनी डिवाइस से आप एक्सेस कर रहे हैं उसका आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी जिस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हैं, जो कौन आपको लाके देगा? डेस्टिनेशन आईपी आपको कौन लाके देता है? DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, वो आपको डेस्टिनेशन आईपी, जब आप नाम के जरिए पिंग करते हैं तो डेस्टिनेशन आईपी वो लाके देता है। तो नेटवर्क लेयर में ये चीज अटैच होती है। अब ऐसी बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर। बात तो दोनों में डेस्टिनेशन, एक तरफ सोर्स पोर्ट लग रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट लग रहा है, और बात दोनों में इंटरनेट की हो रही है। ठीक है, और एक में जो है सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लग रहा है, दोनों में सोर्स और डेस्टिनेशन की बात हो रही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट, तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है और बड़ा जिसको कहते हैं गहराई में पूछा जाने वाला सवाल है। ये लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ये एक आपके पास पीसी है, ये सोर्स का पीसी है, ठीक है। ये डेस्टिनेशन का पीसी है, इनकी कनेक्टिविटी करनी है। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब इनके दरमियान में बस ऐसी एक तार ही लगी होगी, है दरमियान में पूरा मैकेनिज्म होगा ना। क्या क्या चीजें होंगी, ये सोर्स डेस्टिनेशन, दरमियान में क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम्स और प्रोटोकॉल, यानी दरमियान में पिंक शो यानी नहीं हो यहाँ रही। बिल्कुल भी नहीं शो हो रही, नहीं शो हो रही है सिर्फ स्क्रीन, नहीं सर। सॉरी, हाँ अभी नहीं शो हो रही है, शो हो ही नहीं रही थी। सर अब सही है। नहीं ये अभी शो ना ऑफ हुई है या हो ही नहीं रही थी, मुझे ये बताइए। सर ये आपने जो अभी यानी पीसी की यानी कनेक्शन के बारे में आपको जब से शुरू किया तब से नजर नहीं आ रही। अच्छा फिर ठीक है, सही है, मैं समझा मैंने शेयर ही नहीं की हुई। अच्छा ये सोर्स थी, ये डेस्टिनेशन, ठीक है। दरमियान में हम लोग अभी आप कंसिडर कर लें ये ट्रांसमिशन मीडियम्स और प्रोटोकॉल्स, हम बस इनको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखते क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल में इनको लिखना जरूरी नहीं है। ये ट्रांसमिशन मीडियम से दरमियान में आने वाले राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, और उनके साथ जो है वो कोई प्रोटोकॉल्स हैं, तो इनकी हम बात नहीं करते अभी। अब बस जस्ट लिख लेते हैं राउटर्स, स्विचेस, सकती हैं, एपी सकती हैं, हमारे दरमियान में आने वाले। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर में क्या डिफरेंस है। अब इस सोर्स के ऊपर लेट्स सपोज हमने एक मेल जनरेट किया, ठीक है, मेल किसी को भेजने की कोशिश की, तो हमने ब्राउजर एक ओपन कर लिया जिसमें हमने एक लगाया SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाली एप्लीकेशन हमने ओपन की। और इस डिवाइस में भी हम लोग क्या करेंगे, SMTP प्रोटोकॉल ही होगा जिसपे वो वापस रिसीव होगी। मैंने इब्रार को एक मेल की, तो इब्रार उसको व्हाट्सएप पे तो नहीं देखेगा ना, इब्रार जाहिर ऑब्वियसली मेल ही ओपन करेगा, फिर उसको मेल की एक्सेस मिलेगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इसको स्काइप पे नहीं तो नहीं उसका जवाब आएगा, उसको व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप पे ही आएगा। तो इस यहाँ पर भी इसलिए उसका SMTP प्रोटोकॉल चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के इस एप्लीकेशन के जिस पोर्ट नंबर से डाटा उठाया हमने, यहाँ से निकला, बिट्स में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर पहुंचा, दरमियान में डिवाइसेस से होता हुआ इस डिवाइस में आया, इस डिवाइस में जाने के बाद उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन तक जाकर उसने डाटा जब ओपन कर लिया, जब यहाँ तक पहुंचेगा फिर आपका जो है ना जो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो है ना वो काम खत्म होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड होगी, ठीक है। यहाँ की मैंने बताया था ना, सेंडर साइड की हर एक लेयर जो है वो रिसीवर साइड की उसी स्पेसिफिक लेयर तक के डेटा पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो सेंडर साइड की उस एप्लीकेशन से डेटा उठाती है, उस एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन चल रही होती है वहां से डेटा उठाती है। तो रिसीवर की भी जाहिर है उसी जगह पर डेटा पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। इस वजह से ये हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेटवर्क लेयर की ये बात है, जो एप्लीकेशन चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है चलता रहे, उसके साथ किसी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नेटवर्क लेयर का कोई ताल्लुक नहीं है कौन सी एप्लीकेशन चल रही है और क्या काम कर रही है। नेटवर्क लेयर का काम है उस एप्लीकेशन में जो भी डाटा है वो डाटा पीसी में आया, पीसी में इनक्रिप्ट हो गया, इनक्रिप्ट होने के बाद जब उसकी ये एग्जिट पोर्ट है, ये जो इथरनेट पोर्ट लगी हुई है इस पीसी में जहां से डाटा एग्जिट होगा, और अगर वायरलेस है तो एक्सेस पॉइंट जो है जो भी इसको मिला हुआ है, ठीक है, उस एक्सेस पॉइंट से डाटा जब एग्जिट हुआ,
इस एग्जिट पॉइंट से आगे दरम्यान में नेटवर्किंग डिवाइसेस आई, जो भी प्रोटोकॉल्स आए, जो भी दरम्यान में आने वाली जो जो चीजें आई, वहां पे जाने के बाद अगले सिस्टम में इन करने तक उसकी इंट्रेंस पोर्ट तक, यहाँ की एग्जिट पोर्ट से उसकी इंट्रेंस पोर्ट तक डाटा जो पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो नेटवर्क लेयर होती है। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर उसकी खाली इंट्रेंस पोर्ट नहीं, बल्कि उस पोर्ट के अंदर जो डिवाइस है, उस डिवाइस के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट प्रोटोकॉल चल रहा है, उस प्रोटोकॉल से डाटा उठाती है और डेस्टिनेशन की उस प्रोटोकॉल से उठाती है। और नेटवर्क लेयर उस पोर्ट से डाटा उठाती है, कौन सी, एग्जिट पोर्ट, ठीक है, वहां से डेस्टिनेशन, आगे डेस्टिनेशन नेटवर्क की इंट्रेंस पोर्ट तक पहुंचाती है। क्लियर हुआ ना डिफरेंस सही? लिखें लिखें इसको, ये इतनी मेहनत इतना जोर लगाया ये ना, कल पूछो तो आप लिख लें सारे अपनी वर्डिंग में इसको, शाबाश। कौन फिट करेगा वॉलंटियर, मुझे बताया जरा। हसीब आपको समझ आइए, डिफरेंस क्लियर हुआ? जी सर। गुड, शाबाश। जी आप बताएं जी, बुलंद इकबाल। सुनना सुनना समझ, कौन, किसने पूछा था, रिपीट करें आपने। जब तक आपको समझ नहीं आती तब तक बुलंद इकबाल आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है? अब शुरू हो जाए। हम्म, क्लियर हुआ है? बिल्कुल सही उन्होंने एक्सप्लेन किया। जी अब लिखें। अब अभी भी नहीं समझ आई, फिर जाके रिकॉर्डिंग सुनिएगा, फिर समझ आएगी। अब ज़ाहिर है और हाल तो कोई है नहीं, उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन। है कोई बात नहीं, लिख लें जो भी बातें समझ आ रही हैं, लिख लें, बाकी दोबारा आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। जी दरमियान में जब पैकेट डेटा रास्ते में जब जा रहा है, यहाँ से एग्जिट हो गया, दरमियान में राउटर से डेटा जब गुजर रहा है, वहां पर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, बार बार सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और हर जगह पे सोर्स आईपी चेंज होता रहेगा। उस जी एग्जैक्टली exactly। नहीं, ट्रांसपोर्ट पोर्ट नंबर तो साथ लगता ही रहेगा ना, वो दरमियान में उड़ जाएगा, वापस जाके वो अगर लग जाएगा, ये तो बात नहीं है ना। एक जो उस चीज का कंसेप्ट खत्म होने वाला है वो मैक एड्रेस का है। मैक एड्रेस यहाँ के बाद कहीं पे भी नहीं लगता, बाकी पोर्ट नंबर जो आगे डेस्टिनेशन में भी काम आएगा, तक जाएगा, वापस भी रिस्पॉन्स आएगा, आईपी एड्रेस भी वहां पर यूज होगा। और ये तो चीज, अच्छा आप नेट वाले टॉपिक्स में नहीं थे, आपने वो क्लासेस ही नहीं ली। हाँ तो फिर तभी तो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं तो आपके क्वेश्चंस कभी भी ना आते। ये चीजें तो हमने नेट में अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी की हैं। चलो कोई बात नहीं, वो लेक्चर सुनो, लेक्चर्स लाजमी सुना करो। लिख लिया है? काफी है? चलें? अच्छा
चलें ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बिल्कुल मामूली चीज़ बताई है। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर की डिटेल्स रहती हैं, वहाँ पे हम वहाँ से हम कल फिर चलेंगे, ठीक है। बस देखते हैं आज सीनियर क्लास जो है ना हमारी जूनियर थोड़ी लंबी भी हो गई है क्लास, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद ट्रेनिंग भी एक चल रही है, तो सीनियर क्लास देखते हैं, क्योंकि उनका आपका सिंपल सा एक टॉपिक रहता है एक्सटेंडेड एसीएल का। तो चेक करते हैं अवेलेबिलिटी और उसके बाद हम क्लास करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स नहीं आए, और जो आए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गया मेरे ख्याल में। आज ये भी उनके लिए नया ही टॉपिक था बिल्कुल, पोर्ट्स वगैरह उन चीज़ों के हवाले से, है ना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको लर्न करें।